हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जैव विविधता में जैव विविधता संरक्षण के कानूनी उपाय। तो जैव विविधता के जो हमारी जो बहुत सारी प्रजातियां हैं वो नष्ट हो रही हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से कानूनी उपाय किए गए हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो किया गया था भारत सरकार द्वारा वो था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ध्यान दीजिएगा, 1972। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि ये किस सन का है, तो आपको पता होना चाहिए ये 1972 का है। कई बार क्या होता है कि हमें अधिनियम तो पता होता है और एग्जामिनर क्या पूछ देता है कि ये अधिनियम कौन से सन का है। तो क्या होता है कि हमें तो याद तो होता है कि हाँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं उस समय क्या होता है कि हम बहुत सारे एक्ट पढ़े रहते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बहुत सारे एक्ट हैं, तो क्या हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि ये किस सन में आया था। तो आपको याद रखना है कि कौन सा एक्ट किस सन में आया था। कंफ्यूज मत होना, आता है क्वेश्चन, कई बार आता है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने सबसे पहला जो बनाया था वो था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें क्या था, इसमें सबसे ज़्यादा जोर जो दिया गया था वो ये था कि सबसे पहले तो एक अवैध शिकार को रोका जाए, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा अवैध शिकार हो रहे थे जंगली जानवरों का। दूसरा, इसे और जो जानवर है उनके व्यापार को रोकने के लिए जुर्माना और दंड का प्रावधान करना, इन पर विशेष जोर देना था। आइए देखते हैं इस अधिनियम के और मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे। तो देखिए, अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राज्यों को परामर्श के लिए एक वन्य जीव परामर्श मंडल का गठन करना था। उसके बाद था वन्य जीव और पक्षियों के शिकार का नियमन एवं नियंत्रण, ये करना था। थर्ड था राष्ट्रीय वन्य अभ्यारण्यों व उपवनों की घोषणा व उसकी प्रक्रिया का निर्धारण। वन्य जीवों के अर्जन, अधिपत्य, हस्तांतरण व उनसे बनने वाली वस्तुओं से संबंधित व्यापार का नियम और अधिनियम विरुद्ध कार्य करने पर दंड की व्यवस्था करना, ये सब कुछ जो था वो इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था। अब नेक्स्ट देखिए, भारत ने वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों, मतलब ऐसे वृक्ष, पेड़ पौधे और जंतु जिनकी जो स्थिति है वो संकटापन्न है, मतलब वो जिनका अस्तित्व खतरे में है, ऐसी प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया है कि वह पौधे एवं जंतुओं की जो संकटापन्न या जो जिनके खतरा है, जिनके अस्तित्व को खतरा है, ऐसे समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है, ऐसे व्यापार पर समझौता किया है। देखिए, और ये समझौता कब से लागू हो गया, तो ये समझौता लागू हुआ था, समझौता लागू है ना 1 जुलाई 1975 से, ठीक है। इसके साथ भारत ने एक और समझौता पे साइन किया था, वो था आपका जैविक विविधता समझौता, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CBD। फ्रेंड्स, आप एक तो मतलब एक नोटबुक पे सिर्फ जो शॉर्ट फॉर्म है और उसका डिटेल जो है वो लिख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार शॉर्ट फॉर्म पूछ देता है और आपको मालूम होते हुए भी आप ध्यान नहीं दे पाते कि क्या है करके। तो आप सबका शॉर्ट फॉर्म का याद रखिए कि किसे क्या कहते हैं। तो मान लो CBD है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि CBD होता क्या है, ठीक है। तो इस पर जैविक विविधता समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। अब ये हस्ताक्षर कब हुआ है, ये हस्ताक्षर हुआ है 29 दिसंबर को, जो 1993 में रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था,
जिसका नाम पृथ्वी सम्मेलन रखा गया था, इसमें किया गया है। अब इस समझौते के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इस समझौते के जो मुख्य उद्देश्य थे वो 3 थे। पहला था जैव विविधता का संरक्षण करना, दूसरा था जैव विविधता का सतत पोषणीय उपयोग, और तीसरा था आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का स्वस्थ एवं समान बंटवारा करना। अब देखिए, ये जो साइट्स एंड CBD, ये जो दोनों संस्था है, ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, और भारत सरकार ने भी 2002 में जैविक विविधता को अधिनियमित किया है। तो देखिए, भारत सरकार ने फिर एक और अधिनियम बना दिया है, तो वो क्या था? वो था जैविक विविधता अधिनियम 2002। अब देखिए आगे, इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NBA, और जिसका मुख्यालय है चेन्नई, राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड SBB, एवं स्थानीय निकाय में जैव विविधता प्रबंधन समितियों, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज BMC का गठन किया गया है, जो इस अधिनियम को लागू करने एवं इसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। तो देखिए, ये आपका जो है NBA, ये आपका सेंट्रल लेवल पे हो गया, ये SBB ये क्या हुआ? ये आपका स्टेट लेवल पे हो गया, और ये BMC ये क्या हो गया? आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। तो देखिए, सामाजिक वानिकी क्या है? भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया है? तो वो है राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा। कब किया गया है? 1976 में। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में किया गया है। अब इसको प्रारंभ करने के क्या उद्देश्य थे, तो हम उसे शॉर्ट में देख लेते हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि वनों से भार कम हो तथा बेकार पड़ी भूमि है उनका उपयोग किया जाए। यह कार्यक्रम पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देता है तथा इसका लक्ष्य वनारोपण को जन आंदोलन में परिणत करना है। मतलब वनारोपण तो करना ही है, लेकिन इसको जनता में भी एक आंदोलन के रूप में लाना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण की तरफ ध्यान दें और वनारोपण करें। इसका उद्देश्य था मानव अधिवास से सटी वैसी सरकारी वन भूमि जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण क्षारित हो रही है का पुनर्नवीनीकरण करना। अगर सम्मिलित रूप से कहा जाए तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य वन क्षेत्र का विकास, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा वनारोपण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना था। देखिए, जो मानव अधिवास से सटी ऐसी सरकारी भूमियां जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण क्षारित हो रही है। अब ये मानवीय क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं कि हम जो उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उससे क्या हो जाती है, जो भूमि हो जाती है वो क्या हो जाती है? क्षारित हो जाती है। तो उसको क्या करना है? पुनर्नवीनीकरण करना। जिसके लिए क्या है, अगर वनारोपण किया जाए या पौधारोपण किया जाए तो ये उसका पुनर्नवीनीकरण होता है। किसका? भूमि का। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वन क्षेत्र का विकास करना, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा वनारोपण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। अब आप बोलेंगे कि वनारोपण से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कैसे होते हैं? तो देखिए, जो हमें वन से जो कच्चा माल उपलब्ध होता है ये सब कौन इकट्ठा करके लाता है? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही लेके आते हैं। और उसके बाद उसको जो कुछ काटना छाटना या जो कुछ भी उसमें छोटी छोटी जो विधियाँ होती है वो कौन करते हैं? तो वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग करते हैं। इससे क्या होता है? उनको रोजगार प्राप्त होता है। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य भी था। अब देखिए, सामाजिक वानिकी के 3 तत्व है। अब वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी क्या है? फार्म फॉरेस्ट्री। किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहन करना कि वे अपनी घरेलू जरूरतों की पूर्ति हेतु वृक्ष
स्वयं के खेत में लगाए। देखिए क्या होता है कि कुछ ज़मीनें ऐसी होती है जिससे वे अपने खुद की जो घरेलू ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा कर सके और स्वयं के खेत में लगाए। जैसे अभी मान लीजिए किसी ने चावल या गेहूं की उपज की है तो साथ ही साथ वो साइड में सब्जी अगर भी लगा सकते हैं। फिर है सामाजिक वानिकी का एक मुख्य उद्देश्य अव्यावसायिक वनारोपण को भी बढ़ावा देना है। इस प्रकार वनारोपण कृषि फसलों के लिए छाया उपलब्ध कराएगा, साथ ही इसका उपयोग परित्यक्त भूमि को आबाद कर मृदा संरक्षण में भी किया जा सकता है। देखिए क्या होता है, आपको पता होगा कि एक जो खेत होता है वो चतुर्भुज या आयत के आकार में होता है और उसके चारों ओर क्या होता है, मिट्टी का ऊंचा भाग होता है जिसको जहाँ तक मैं जानती हूँ उसे मेढ़ कहते हैं। आपकी भाषा में क्या कहते हैं मैं नहीं जानती, पर मैं मेढ़ ही कह रही हूँ। तो वो मेढ़ बनी होती चारों तरफ। तो इनका कहना है, सरकार का कहना है कि आप ये जो मेढ़ होती है उस पर भी वनारोपण कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये आपका जो पौधा या पेड़ है वो व्यावसायिक हो। जैसे पीपल है, पीपल कोई व्यावसायिक पेड़ नहीं है, लेकिन आप इसको लगा सकते हो। इससे क्या होता है, इससे होता है कि एक तो ये आपकी खेत में छाया करेगा, जिससे क्या है फसल आपकी जलने वगैरह का डर कम होता है। दूसरा क्या होता है कि जो मृदा का कटाव होता है तो उससे भी आपकी रक्षा होती है। बाढ़ आती है तो वो बाढ़ों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उन सब के लिए जो रहता है, ये सब पेड़ क्या है उसमें मदद करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, मृदा संरक्षण भी इसमें हो जाता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा आपके ही खेत को फ़ायदा होता है और प्लस प्रकृति को भी इससे फ़ायदा होता है। तो इनका कहना था कि जो मेड़ है उसमें भी आप वनारोपण किया जाए तो अधिक से अधिक हरियाली लाई जाए। इनका ये उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं सामुदायिक वानिकी। देखिए पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, वो किसानों तक था। अब हम पढ़ रहे हैं सामुदायिक वानिकी। तो इसमें क्या था कि सामुदायिक वानिकी के तहत निजी भूमि के बजाय सामूहिक उपयोग वाली सार्वजनिक भूमियों पर या जन समूह द्वारा वनारोपण को प्रोत्साहन दिया जाना। मतलब एक समूह को आपको प्रेरित करना है कि जो सार्वजनिक भूमि है या जन समूह द्वारा, जो जन समूह के द्वारा है वो वनारोपण करें ताकि अधिक से अधिक क्या है पेड़ लगाए जा सके। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह बीज, उर्वरक इत्यादि उपलब्ध कराए, किंतु यह समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह वृक्षों की रक्षा करे। देखिए मानिए जैसे क्या होता है कि आपको पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया, आपको अच्छे बीज सरकार देगी, उर्वरक और जो भी उसकी सिंचाई वगैरह का है सब कुछ सरकार करेगी। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी देखभाल करना है। देखभाल कैसे करना है कि कोई जानवर उसको चर तो नहीं रहा है, जानवर उसको खा के नष्ट तो नहीं कर रहा है, कोई उसे काट तो नहीं रहा है। आपको ये सब भी बस रक्षा ही करना है और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये इस तरह करके इन्होंने सामुदायिक वानिकी का किया। थर्ड है सार्वजनिक वानिकी। अब ये क्या है इसे भी देख लीजिए। सार्वजनिक वानिकी में क्या होता है, सड़कों, नहरों तथा अन्य सार्वजनिक जगहों के आसपास वन विभाग द्वारा पौधारोपण करना। और ये क्या होता है, ये पूर्णतः केंद्र द्वारा पोषित कार्यक्रम है। इसमें देखिए क्या होता है, सड़क के किनारे, सड़क के बीच में आप देखे होंगे एक जो लेफ्ट साइड जाती है एक राइट साइड जाती है, बीच में एक डाइवर्जन होता है जो उसमें पौधे लगा दिए जाते हैं। तो ये पौधारोपण करना, रोड के किनारे करना, नहर के किनारे करना, नदियों के किनारे करना, तो ये क्या है, इस सब में पौधारोपण करना, ये क्या था, सार्वजनिक वानिकी का था। उपरोक्त तीनों तत्वों में सर्वाधिक सफलता कृषि वानिकी को ही मिल सकी है। जागरूकता के अभाव में इसकी सफलता व्यापक नहीं हो पा रही है। देखिए ये ऐसा क्यों बता रहा है कि कृषि वानिकी को ही सफलता मिल सकी है, क्योंकि आपको पता है सार्वजनिक है, ये केंद्र द्वारा पोषित कार्यक्रम है और आपको पता है सरकारी अधिकारी कैसे होते हैं, काम करने के नाम पे कुछ नहीं होता है। मान लीजिए पौधारोपण के लिए दिया भी गया, खाद दे दिए, बीज दे दिए, सब कुछ कर दिए,
उसके बाद क्या करते हैं अधिकारी लोग, कोई वनारोपण तो करते ही नहीं। और अगर अचानक कोई बड़े अधिकारी देखने भी आ गए तो क्या करते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, वो दूसरों के खेत से या कोई बगीचा अगर कहीं है वहाँ से तुरंत, अब अधिकारी आ रहे हैं देखने तो क्या करना है, वहाँ से उठा के लाए, यहाँ ला के लगा के दिखा देते कि हाँ हमने पौधारोपण किया है। अब दूसरे तीसरे दिन चले जाओ, अगर वो वापस आपको वो पौधा मिल जाए, नहीं मिलना है, तो ऐसे में क्या वनारोपण बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा कमी, इसलिए सरकारी सक्षम नहीं होते, मतलब सार्थक नहीं होते कि हाँ वनारोपण हो गया करके। अगर मान लो लगा भी दिए तो क्या है, बाद में उसकी देख रेख कोई नहीं करता। आज जैसे हम अपने बगीचे में अगर पेड़ पौधे लगाते हैं, हम उसकी कितनी अच्छी से देख रेख करते हैं, पर जो सार्वजनिक होता है या जो सरकार के द्वारा है, वो तो बस एक बार पौधा लगाए चल दिए, पानी देना है नहीं देना है कोई देखने वाला नहीं, तो क्या वो ऐसे में पौधा पनपेगा? बिल्कुल नहीं पनपेगा। इसलिए ये बहुत अच्छे से, मतलब उतना काम नहीं किया सार्वजनिक वानिकी। इसकी जगह पे कृषि वानिकी ने काम किया, क्योंकि यहाँ पर किसान लोग अपने ध्यान रखते थे, तो इसको थोड़ा सा सफलता मिली है। इन तीनों में कृषि वानिकी को सफलता मिली है। लेकिन हाँ, एक ये भी है कि किसानों में अभी उतनी जागरूकता नहीं आई। क्यों नहीं आई है? क्योंकि वे गांव में रहते हैं और गांव में इतनी अच्छे से टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पाई अभी, इसलिए इनमें अभी जागरूकता के अभाव में ये व्यापक नहीं हो पाया है, इसको इतनी बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस कार्यक्रम के तहत असावधानी पूर्वक पौधों का चुनाव करने के कारण भी सफलता को झटका लगा। अब देखिए, आप कोई पौधा लगा रहे हैं तो आपको पौधा लगाते समय भी बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपने एक पौधा लगाया, उसके बाजू में आप कुछ ऐसे पौधे लगा दिए तो जो आपके पहले पौधे को भी नष्ट कर सकता है, तो उसका बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ये हमारे पौधे को नष्ट तो नहीं कर रहा है। अगर हमने ऐसा गलत काम कर भी दिया तो क्या होता है, वो पौधा नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि असावधानी पूर्वक पौधों का चुनाव करने से भी इसकी सफलता को झटका लगा है। जैसे बता रहा है कि यूकेलिप्टस का पौधा है, यूकेलिप्टस के पौधे को अगर आप किसी पौधे के साथ लगाओ तो वो पौधा मर जाएगा, वो बहुत विकास नहीं कर पाता है। तो वही ये बताया कि यूकेलिप्टस के पौधे के कारण अन्य प्रकार के पौधों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इस सब का ध्यान देना होता है। वन संरक्षण आंदोलन। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे वन संरक्षण आंदोलन। वन संरक्षण आंदोलन बहुत बड़ा है और मैं आपको एक एक आंदोलन के बारे में बताना चाहूँगी, तो ये मैं इसमें अभी कवर नहीं करूँगी। तो चलिए, आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग महंगी महंगी कोचिंग में जाके पढ़ नहीं पाते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको यहाँ से ही मटेरियल प्रदान कर दूँ, और जितना मेरे से बन पा रहा है वो उतना मैं करूँ, ताकि किसी को भी पैसे के अभाव में शिक्षा का अभाव ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।